हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आपका इस न्यू क्लास में। आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ का जो एनटीटी का पेपर हुआ था 2019 में उसके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हमारी ये सीडीपी की फ्री क्लासेस चल रही है, तो आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ का जो एनटीटी का पेपर हुआ था 2019 में उसके सीडीपी वाले पार्ट के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाले पार्ट के 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो देखो, जो पेपर आया था वो मैं पेपर लेकर बैठी हूँ, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं, पीछे आंसर की भी है। बट द पॉइंट इज, इसके अंदर जो प्रिंट था वो क्लियर नहीं था, तो आपको यहाँ पर क्लियरली शो ना हो पाता, इसलिए मैंने खुद अपनी हैंडराइटिंग में सीडीपी वाले क्वेश्चंस को लिख दिए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ताकि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो इजिली समझ पाओ। ठीक है जी। उसके साथ साथ चंडीगढ़ की वैकेंसी वाला जो पेपर है वो दोनों मीडियम में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में आएगा, यानी कि बायलिंगुअल में आएगा। आज की इस वीडियो को आप हमारी जो सीडीपी की फ्री क्लासेस चल रही है उसका डे 3 कंसिडर कर सकते हो। डे 3 में हमने एक पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है जी, तो फिर सीधा चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अध्यापकों को छात्रों को स्पष्ट रूप से और दिलचस्प तरीके से जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए, और इस नई जानकारी को उन चीजों से संबंधित करना चाहिए जो छात्र इंग्लिश टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट्स। अब हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर ना, हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है। तो उनमें से एक सिद्धांत क्या कहता है? जब हम बच्चे को कुछ न्यू पढ़ाने लगते हैं तो हमें उसको इस हिसाब से पढ़ाना है कि वो अपनी पहले वाली नॉलेज से उसको रिलेट कर पाए। यानी कि आज अगर मैं बच्चों को फ्रूट्स के बारे में बता रही हूँ और मुझे एप्पल के बारे में बताना है, तो मैंने उनको पहले ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल करवा रखा था, तो मैं वो ए फॉर एप्पल से बच्चे को रिलेट करवा दूंगी। समझे? अब मैंने बच्चों को जाकर कोई न्यू कॉन्सेप्ट सिखाना है, कोई न्यू टॉपिक सिखाना है, तो मैं कुछ ऐसा टॉपिक ढूंढूंगी जो मैंने बच्चे को पहले करवा रखा है, ताकि बच्चा उन दोनों चीजों को कोरिलेट कर पाए। ये हमारा तरीका होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो, जिस बच्चे को तो ये प्रिंसिपल पता है उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है जी। जो बच्चे को ऑलरेडी पता है उससे हम न्यू टॉपिक को रिलेट करते हैं, सिंपल सा बात। अब हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहते हैं? नहीं जानते हैं, डोंट नो। जिस चीज को वो जानते ही नहीं है उससे कैसे रिलेट करेंगे? गलत। दूसरा, पहले से ही जानते हैं, ऑलरेडी नो। यस, बिल्कुल, मैंने आपको यही बताया ना, जिस चीज को बच्चा पहले से जानता है उस चीज से हम न्यू टॉपिक को कोरिलेट कर देंगे, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दो राय नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है जानने के इच्छुक है, विलिंग टू नो। वो तो किसी भी चीज में, अगर किसी उल्टी सीधी चीज को जानने में इच्छुक होंगे तो हम वो थोड़ी उन्हें पढ़ाने लग जाएंगे, है ना। तो ये दो ऑप्शन नीचे, और नॉट विलिंग टू नो, ये क्या है? दो ऑप्शन ऐसे ही आपको नीचे अननेसेसरी एक्स्ट्रा दे दिए। पहले दो क्वेश्चन ऑप्शंस थे जो आपको कंफ्यूज कर सकते थे, लेकिन अगर आपको पता है कि क्या है प्रिंसिपल्स तो आपको पता चल गया, ये पहले से ही जानते हैं, ऑलरेडी नो। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है जी। इस हिसाब से हम बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो नहीं और नॉट ट्रू को अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि आपके दिमाग को ये पता रहे कि आपको गलत वाला बताना है। ठीक है। पहला कह रहे हैं उत्पत्ति एक जैविक प्रक्रिया है, ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये तो बिल्कुल सही है। क्यों? हमने बच्चों को बता रखा है ग्रोथ में क्या होता है। हम, अगर ये एक बच्चा है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस ही तो है। उसके अंदर जो जीन्स है या उसके अंदर की जो भी प्रक्रिया चल रही है, जो फूड खा रहा है, जैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस ही तो अंदर से हो रहा है, तो तभी उसकी हाइट बढ़ रही है या वेट बढ़ रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही है, हमसे गलत पूछा है। दूसरा कहता है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ये है गलत। क्यों? जो हमारी ग्रोथ है, वृद्धि है, वो तो है क्वांटिटेटिव प्रोसेस। क्यों? बच्चे की हाइट बढ़ रही है, ठीक है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, पहले 5 किलो था अब 6 किलो हो गया, तो 1 किलो वेट बढ़ा, तो हम इसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर्स में, तो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। लेकिन जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। उसके अंदर ग्रोथ तो आती है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिसे हम मेजर नहीं कर सकते।
हम कहते हैं कि एक बच्चा था, पहले वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं कर पाता था, लेकिन अब कर पा रहा है। ठीक है, तो अब उसकी मतलब इंटेलिजेंस लेवल थोड़ी सी हाई हो गई, तो वो ये क्वेश्चंस कर पा रहा है। लेकिन आप इसको किसी नंबर में थोड़ी बांट दोगे कि अब 5% बुद्धि बढ़ गई उसकी या 10% बुद्धि बढ़ गई। इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। तो आपको एक और बता रही हूं, मेन पॉइंट याद रखना है, ग्रोथ यानी कि वृद्धि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, डेवलपमेंट यानी कि विकास वो क्वालिटेटिव है। ठीक है जी, अब आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रोथ जिसके अंदर आ जाती है हमारी हाइट, हमारा वेट बढ़ रहा है, ये ग्रोथ का पार्ट है। ठीक है जी, ये ग्रोथ है मान लो, लेकिन इसका एक बड़ा पार्ट है डेवलपमेंट। क्या है, डेवलपमेंट। इसके अंदर ये हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना तो आ ही रहा है, लेकिन हमारा एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस कैसे बढ़ रही है वो सब भी आ जाती है। तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है। क्या है, क्वालिटेटिव, गुणात्मक। ठीक है जी, गुणात्मक। तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये छोटा सा क्रॉस मार दिया। हम फिर भी नीचे वाले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए। और हम तो आपको यहाँ पर ये समझाने के लिए बैठे हैं ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, तो इसलिए मैं आपको सारे ऑप्शंस के मीनिंग्स बताती हूँ ताकि आपके माइंड में फिट कर जाए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का एक एक पॉइंट। एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बिल्कुल सही भाई। शिक्षा हमारा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया ही तो है। शिक्षा के द्वारा हमारा ये उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ लिख जाए, उनके अंदर समझ आ जाए। ठीक है, कल को उनको अपने लिए रोटी कमानी है, मतलब कुछ काम करना है ताकि वो अपना पेट भर पाए, आगे ग्रो कर पाए, ये हमारा गोल ही तो है। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, लास्ट कह रहे हैं सीखना एक व्यवहार प्रक्रिया, परिवर्तन की प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, बिल्कुल सही। हम बच्चे को अच्छे मैनर्स इसीलिए तो सिखाते हैं ताकि हम उसके बिहेवियर को चेंज कर सके, जो उसकी गंदी आदतें हैं उसको छुड़वा सके। तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा था, बी वाला गलत था, तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है जी, इस हिसाब से अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ी है ना, तो मैं नहीं मान सकती कि कोई क्वेश्चन गलत कर दोगे तुम। तीसरा क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सा बच्चों में फाइन मोटर गतिविधि, सूक्ष्म, फाइन मोटर गतिविधि, फाइन मोटर डेवलपमेंट, हिंदी में हम सूक्ष्म विकास कह देते हैं, के संबंध में अन्य 3 से अलग है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 विद रिस्पेक्ट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब यहाँ पर हम आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, है ना, इतने सारे कॉन्सेप्ट सिखा देंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। एक होता है हमारा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, एक होता है हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट को हिंदी में आप स्थूल विकास कह सकते हो, जिसमें बड़ी मांसपेशियां डेवलप होती हैं। बड़ी मांसपेशियां यानी कि बच्चा दौड़ लगा रहा है, बड़ी बड़ी टांगे उसकी स्ट्रांग हो रही है, पेड़ पे चढ़ गया, रस्सा कूद रहा है, बड़ी बड़ी मांसपेशियां डेवलप हो रही हैं। फाइन मोटर डेवलपमेंट सूक्ष्म विकास, छोटी छोटी मांसपेशियां डेवलप हो रही है। बच्चे को मैंने मटर छिलने को दे दिया, ठीक है जी, तो बच्चा जो मटर छिल रहा है ऐसे ऐसे करके छिल रहा है, तो ये जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स की मसल्स हैं उसकी स्ट्रांग हो रही है। दो टाइप की डेवलपमेंट होती है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है जी, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में बड़ी बड़ी मांसपेशियां, लार्ज मसल्स डेवलप होती है। फाइन मोटर डेवलपमेंट में छोटी छोटी मांसपेशियां, स्मॉल मसल्स डेवलप होती है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, फाइन मोटर डेवलपमेंट की, यानी कि सूक्ष्म विकास की। बिंदु जोड़ना, डॉट जॉइनिंग, एक सेकेंड इसको रब कर देते हैं यहाँ ताकि आपको सिखा सके क्या क्या ये कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है जी, बिंदु जोड़ना। अब जैसे आपने बच्चे को एक शीट दे दी और ऐसे ऐसे बिंदु बनाई हुई है और उसको ऐसे जोड़ना है। ठीक है जी, पहला पॉइंट। शुद्ध लेख, डिक्टेशन, आप कुछ बोल रहे हो और उसको लिखना है। जैसे उसको आपने शुद्ध लेख दे दी, सिमरन लिखना है, तो ऐसे पेन पकड़ के लिख रहा है सिमरन। ठीक है जी, लिखावट, हैंड राइटिंग, कुछ भी लिखने को दे दिया तो वो बच्चा लिख रहा है। ठीक है जी, कुछ भी लिख रहा है तो वो भी ऐसे 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 हाथ चला रहा है। ठीक है, फलों और सब्जियों को अलग अलग करना। फ्रूट्स है, एक बाउल में आपने सब्जियां, फ्रूट्स भी डाल दिए, वेजिटेबल्स भी डाल दिए, कहा फ्रूट्स को इस बाउल में डाल दे, वेजिटेबल्स को इस बाउल में डाल दे। है तो तीनों की तीनों फाइन मोटर डेवलपमेंट, छोटी मांसपेशियां डेवलप हो रही हैं।
लेकिन कह रही है तीनों से चौथा कौन सा अलग है। ये बिंदु जोड़ने वाले में भी उसने ऐसे पेन का इस्तेमाल करके ऐसे उंगलियों का यूज करा, शुतलेख में भी ऐसे ही लिख रहा है, लिखावट में भी लिख रहा है, लेकिन फलों सब्जियों में ऐसे बड़ा सा हाथ उठा के ऐसे रख दिया, ऐसे उठा के ऐसे रख दिया, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया। डिफरेंट ही पूछा था तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। अ टीचर स्टडीज पीपल ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मैं हूं टीचर, मेरे पास है 20 से 25 बच्चे, अब मुझे उनके बिहेवियर को एनालाइज करना है, तो मैं कैसे करूंगी, एक साथ एनालाइज करना है। इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में तो हम इंडिविजुअली बच्चे के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं ना, ग्रुप से तो नहीं कर सकते। अब मान लो एक बच्चा है, मुझे इसके बारे में जानना है या इसके बिहेवियर को एनालाइज करना है, तो मैं उसका इंटरव्यू करके ले सकती हूँ कि मैं उसको अपने पास बुलाऊं, उससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछूं और उसके बेसिस पे मैं क्या समझ लूं उसके बिहेवियर को। तो इंटरव्यू इंडिविजुअल के लिए सही है, लेकिन ग्रुप में कैसे पॉसिबल होगा, ग्रुप में कैसे इंटरव्यू ले रहे हो, तो ये नहीं हो सकता ग्रुप के लिए। सेकंड, प्रयोग कार्य, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन बच्चों पे थोड़ी करोगे। मामले का इतिहास, केस स्टडी भी इंडिविजुअल होती है, इंडिविजुअल बच्चे की हमने पूरी की पूरी पहले की केस स्टडी निकाल ली कि इसके लाइफ में क्या हैप्पी मोमेंट्स थे, क्या बुरे मोमेंट्स आए, कभी अच्छा बिहेव करता है कब नहीं करता, वो भी इंडिविजुअल होती है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, जी हाँ बिल्कुल। अगर हमें ग्रुप में बच्चों को एनालाइज करना है तो हम ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं या मेरी क्लास में बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मैं बैठ जाऊंगी और क्या करूंगी, और फिर मैं क्या करूंगी, मैं ना एनालाइज करूंगी, ये बच्चा इस हिसाब से बात कर रहा है, ये बच्चा इस हिसाब से एक्टिविटी कर रहा है, यहाँ पे इसने बहुत फास्टली कर ली, यहाँ इसने बहुत स्लो करी, तो इससे मैं ग्रुप में जो बच्चे हैं उनके बिहेवियर को एनालाइज कर पाऊंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नोट लिखा है, ध्यान रखना। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है, हमारी बुद्धि का विकास, हम कितने बेटर तरीके से सोच पाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को डील कर पाते हैं। पहले रचनात्मक, क्रिएटिविटी, ये तो देखो बिल्कुल हमारी इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास का तत्व है। क्यों, अगर मैं इंटेलिजेंट होंगी तभी तो मैं किसी क्रिएटिव तरीके से आपको पढ़ा पाऊंगी ना, मैं किसी प्रॉब्लम को किसी क्रिएटिव तरीके से तभी सोच पाऊंगी जब मेरी दिमाग की क्षमता अच्छी होगी। तो ये तो डेवलपमेंट का, सॉरी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पार्ट है। सहनशीलता, टॉलरेंस, मेरे अंदर कितनी टॉलरेंस है ये मेरी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे डिपेंड है कि मेरी कितनी बौद्धिक विकास है, नहीं, ये आप कह सकते हो ये मोर ऑफ एन इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट है, तो ये जो है ना ये इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाता है। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। विचारधारा, थिंकिंग, हाँ, सोचने की प्रक्रिया तो सीधी सीधी दिमाग से रिलेटेड है। कल्पना, इमेजिनेशन, अब इमेजिनेशन जो होती है ना वो भी वही बच्चा कर सकता है जिसका दिमाग अच्छे से विकसित हो रखा है, डेवलप हो रखा है। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इमोशनल। जो था, जो सहनशीलता, टॉलरेंस था, वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वो इमोशनल डेवलपमेंट में आता है, सिंपल। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके साथ साथ ना ये क्योंकि हमारी सीडीपी की फ्री सीरीज चल रही है, चाहे आप इंडिया में कोई भी टीचिंग का एग्जाम देने जा रहे हो, एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, हालांकि आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोई भी टीचिंग का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये क्वेश्चंस मदद करेंगे, क्योंकि सीडीपी सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है। चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है फ्री सीडीपी क्लासेस करके, उन क्लासेस के अंदर ये डलती रहेंगी। तो आज हम चंडीगढ़ वाले एनटीटी के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस लाए हुए हैं और ये हमारा डे 3 है। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, विद्यार्थियों के किस वर्ग को असाधारण श्रेणी के तहत शामिल नहीं किया गया है। Which class of learners are not included under exceptional category। अब एक exceptional category क्या होती है, एक होता है normal child, एवरेज बच्चा, नॉर्मल, ठीक है। उसके अलावा एक होता है गिफ्टेड बच्चा, टैलेंटेड बच्चा, जो बहुत ही तेज है, इतना दिमाग तेज है कि क्या बताए, प्रतिभाशाली बच्ची है, तो उसको भी हम एक्सेप्शनल कह देते हैं। और एक बच्चा होता है एवरेज से नीचे वाला, जो कि स्लो लर्नर होता है, बहुत धीरे धीरे समझता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेंटली रिटार्डेड बच्चा आ जाता है जो बिल्कुल ही नहीं समझ पाता। तो ये सब बच्चे, एवरेज बच्चे
नॉर्मल बच्चे के अलावा कोई भी बच्चा है या ऊपर वाली कैटेगरी में या नीचे वाली कैटेगरी में, उसको हम एक्सेप्शनल कैटेगरी में डाल देते हैं। एक्सेप्शनल कैटेगरी में डाल देते हैं तो धीमा जो स्लो लर्नर है आज साधारण श्रेणी में, हाँ बिल्कुल आता है, एक्सेप्शनल कैटेगरी में तो आता है। और हमसे यहाँ पे नोट पूछा है। मंदबुद्धि रिटार्डेड चाइल्ड भी एक्सेप्शनल कैटेगरी में आता है। साधारण नॉर्मल, नॉर्मल वही होता है वो एवरेज वाला। एवरेज वाला बच्चा तो नहीं आएगा ना, क्योंकि इन्होंने असाधारण पूछा है। एवरेज इन्होंने कहा है असाधारण श्रेणी में नहीं आता। ठीक है जी, तो यहां पर ये आ जाएगा साधारण। ठीक है जी, साधारण बच्चे को हम एक्सेप्शनल कैटेगरी में नहीं डालते। ठीक है, एवरेज, एवरेज बच्चा, नॉर्मल बच्चे के अलावा कोई भी बच्चा है, चाहे वो फास्ट लर्नर है, स्लो लर्नर है, इंटेलिजेंट है या मंदबुद्धि है, सब आ जाएंगे एक्सेप्शनल में, बस एक साधारण बच्चा नहीं आएगा। तो ये ठीक हो गया। प्रतिभाशाली गिफ्टेड ये भी आता है हमारे एक्सेप्शनल कैटेगरी में, तो ये करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है जी, अब आपके पास ना क्वेश्चन इस हिसाब से पूछ लिए जाते हैं नोट डालकर या वो करके कि आपके दिमाग की ना बत्तियां एकदम जलानी पड़ जाए, जो फटाफट से अपने दिमाग को यूज करके समझ लेगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, तो आसानी से क्लियर कर लेगा और सीडीपी में मैक्सिमम फुल मार्क्स लेकर आएंगे बच्चे, अगर उन्होंने अच्छे से समझा हुआ है। वही मेरा मोटिव है, एक एक पॉइंट, एक एक ऑप्शन को डीप में पढ़ाने का, ताकि क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे 4 स्ट्रॉन्ग हो जाए। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 7th क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत सीखने का तत्व नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टरी लर्निंग? ये प्रॉपर जो चंडीगढ़ वाले पेपर में क्वेश्चंस आए थे ना, वही मैंने लिखे हैं, तो आपको आइडिया रहना चाहिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मास्टरी लर्निंग का हिस्सा नहीं है। मास्टरी लर्निंग मतलब बहुत अच्छे से सीखने का। ठीक है, पहला कह रहे हैं यूज ऑफ ऑल्टरनेट टेक्स्ट बुक, वैकल्पिक पाठ्य पुस्तक का उपयोग। अब मैं पढ़ा रही हूँ, मैं जिस बुक से पढ़ा रही हूँ मुझे लगा कि नहीं भाई इसका कंटेंट बढ़िया नहीं है, मैं किसी और बुक से पढ़ाना चाहती हूँ ताकि बच्चों को और अच्छे से समझ आए, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो हमसे नो पूछा है, ये तो ठीक है। दूसरा कह रहा है शिक्षण का वैकल्पिक विधि, ऑल्टरनेट मेथड ऑफ टीचिंग। मैं जिस मेथड से पढ़ा रही थी मैंने देखा बच्चों को तो समझ ही नहीं आ रहा, तो मैंने अपने मेथड को चेंज कर दिया, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है जी। बाल केंद्रित सीखने की गतिविधि, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एक्टिविटी, ये भी बिल्कुल सही है। आपको पता है हमें बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड विधि के थ्रू पढ़ाना है। चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी, जो बच्चों के हिसाब से बनाई गई हो एक्टिविटी, ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ पाए और कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए। चौथा समूह शिक्षण, ग्रुप टीचिंग। ग्रुप टीचिंग से क्या हो जाएगा, जब बच्चे को तुम जो टॉपिक पढ़ा रहे हो, तुमने अच्छी किताब से नहीं पढ़ाया, तुमने अच्छा मेथड नहीं यूज करा, फिर एक टीचर हो या 10 टीचर हो उनको समझ आना ही नहीं है, तो ये मास्टरी लर्निंग का पार्ट नहीं है। नहीं है तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इन्होंने नोट नहीं पूछा था। बिल्कुल, देख रहे हो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन के लिए ना मेरे पास एक पिक्चर है, मैं दिखाती हूँ। यहां पर चलो पहले क्वेश्चन ही देख लो। विभिन्न बुद्धि स्तर आईक्यू वाले निम्नलिखित समूह के छात्रों के शिक्षणीय समूह का चयन करें। सेलेक्ट द एजुकेबल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप हैविंग डिफरेंट आईक्यू लेवल। अब हमारे ना एक आईक्यू लेवल का ना वो होता है, चार्ट होता है कि इतने आईक्यू वाला इतना, इतने आईक्यू वाला इतना है। 90 से 110 की आईक्यू वाले को ना हम नॉर्मल चाइल्ड कह देते हैं, एवरेज चाइल्ड कह देते हैं, जो अच्छे से आसानी से ठीक ठाक पढ़ सकता है। लेकिन 90 से नीचे वाली जितनी कैटेगरीज है ना, वो बच्चे को स्लो लर्नर, मेंटली रिटार्डेड या उन कैटेगरी में आ जाता है। तो अब इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये जो आईक्यूज को सजेस्ट करते हैं उनकी एक पिक्चर है, उसमें बताया गया है अगर बच्चे की आईक्यू कितनी है, अगर बच्चे की आईक्यू 50 या 55 से लेकर 70 तक है, तो वो मतलब थोड़ा सा कमजोर है। थोड़ा सा कमजोर है तो एजुकेबल कैटेगरी में डालेंगे। अगर मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी तो वो बच्चा पढ़ सकता है और कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। नॉर्मल क्लास में हम उसको पढ़ा सकते हैं अगर बच्चे का आईक्यू 50 से लेके 70 के बीच में है। अगर बच्चे का आईक्यू 35 से लेके 55 या 35 से लेके 50 की कैटेगरी में है, तो मॉडरेट कैटेगरी आ गई, ट्रेनेबल की।
पढ़ाना उसको थोड़ा सा मुश्किल, क्या काफी हद तक मुश्किल होगा, लेकिन हम ट्रेनिंग दे सकते हैं मेन चीजों की, कि वो अपना बटन बंद कर ले, अपने शू लेसेस बांध ले। उसके बाद 20 आईक्यू से लेके 40 आईक्यू तक या 35 आईक्यू तक ये रेंज दे रखी है। 20, 21, 22, 23, 25, जैसे 20 से 25 से लेकर 35 से 40 तक की कैटेगरी। इसके बीच का कोई भी नंबर ले लोगे तो इसके बीच में ही फॉल करेगा। सेवियर, अब ये बहुत ज्यादा मेंटली रिटार्डेड बच्चा हो जाता है, जिसको ट्रेनिंग बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दोगे तब वो जाके नॉर्मल काम वाली चीजें भी कर पाएगा, कि तभी वो बटन बंद करने के लिए भी उसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, कि वो अपना खाना खुद खा ले, उसके लिए भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये आईक्यू लेवल आपको याद रखने हैं। 20 या 25 से कम आईक्यू है, 20 से कम आईक्यू, कितना कम है कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से लेके 20 तक कहीं भी आईक्यू उसका, वो प्रोफाउंड लेवल का मेंटली रिटार्डेड है। कस्टोडियल यानी कि अब आपको उसकी निगरानी रखनी पड़ेगी, एक कोई समझदार बंदा उसके पास रहना चाहिए, एक गार्डियन रहना चाहिए, कहीं ये ना हो वो एकदम गुस्से में आके अपने आप को मार ले या अपने आप को हार्म कर ले। तो जो 20 या 25 से आईक्यू के नीचे वाले होते हैं वो कस्टोडियल कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसकी देखरेख के लिए हमें एक पर्सन हमेशा उनके पास रखना पड़ता है। 20 से लेके 40 वाली कैटेगरी में ट्रेनेबल आ जाते हैं, थोड़ा अपना काम कर लेते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है इंसान को उसके ऊपर। 35 से लेके 55 वाली कैटेगरी में ट्रेनेबल आते हैं, जो अगर थोड़ी सी मेहनत करके हम बच्चे को सिखाएंगे, काम करना, पढ़ाई की बात नहीं कर रहे, मेन दिनचर्या का काम, ब्रश कर ले, खाना खा ले, कपड़े पहन ले, वो इसके अंदर आते हैं। लेकिन 50 से लेके 70 की कैटेगरी में मेंटली रिटार्डेड थोड़े से होते हैं, तो वो एजुकेबल होते हैं, अगर मैंने अच्छे टीचिंग मेथड्स के थ्रू पढ़ाया तो वो पढ़ लेंगे। ठीक है जी, अब क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने यही पूछा था, एजुकेबल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमने उधर देख लिया 50 से 70 है, तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता को कहा जाता है। ज्ञान को प्राप्त करना है और उसको लागू करना है। द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज इज कॉल्ड, आप सबको पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, मेरा व्यक्तित्व कैसा है वो इसके अंदर थोड़ी आएगा कि किस कैपेसिटी में मैं नॉलेज को अप्लाई कर रही हूँ या एक्वायर कर रही हूँ, नहीं, व्यक्तित्व नहीं आता। व्यक्तित्व ऐसा होता है, अच्छा व्यक्तित्व है, काइंड नेचर है, प्राउडी है, रूडी है, इसके अंदर नहीं आएगा। इंटेलिजेंस, बुद्धि, बिल्कुल सही। यहां पर क्या आएगा, देखो देखो बुद्धि के अंदर, अब मेरे अंदर कितनी बुद्धि है उसी के हिसाब से तो मैं चीजों को एक्वायर करूंगी और उसको अप्लाई करूंगी। कि अगर मेरे को आपको पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना है, तो मेरे अंदर अगर बुद्धि होगी तभी मैं वो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ूंगी, समझूंगी और उसको अप्लाई करूंगी, तुम्हें समझाऊंगी। तो ये पार्ट है बुद्धि का, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस, बुद्धि। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड दोनों अलग चीज। एटीट्यूड तो रवैया हो जाता है मेरा आपकी तरफ, या किसी बच्चे का दूसरे की तरफ कैसा एटीट्यूड है, वो इसके अंदर नहीं आता। एप्टीट्यूड की हमारा किस चीज के अंदर टैलेंट है, उसी चीज को आगे बढ़ाएं, वो चीज हो जाती है। तो इसका करेक्ट सीधा सीधा आंसर है इंटेलिजेंस, बुद्धि। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वें क्वेश्चन के लिए आपको समझना पड़ेगा, अगर आपने अपनी नोटबुक खोल रखी है तो थोड़ा सा छोटा सा नोट बना लेना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड, देखो लैंग्वेज की भी पेडागोजी आ जाती है, किसी भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। मैं सारी की सारी चीजों को बताऊंगी कि ये चारों ऑप्शंस का मतलब क्या है। सिंटेक्स, वाक्य विनाश। सिंटेक्स क्या है, माई नेम इज सिमरन, ठीक है, इसको हम सिंटेक्स कहते हैं कि ये जो वर्ड्स है इनको किस हिसाब से लगाया गया है। अब अगर सबसे आगे हम सिमरन लगा दें, सिमरन माई नेम इज, तो क्या कोई मतलब बन रहा है, या हमने सेकंड जगह लगा दिया माई सिमरन इज नेम, तो क्या कोई मतलब बन पा रहा है, नहीं। तो सिंटेक्स, वाक्य विनाश, वो होता है कि हमने किस हिसाब से वर्ड्स को लगाया है कि वो एक मीनिंगफुल आपको आंसर दे पा रहे हैं। माई नेम इज सिमरन से आप समझ गए कि मेरा नाम सिमरन है, तो सिंटेक्स उसको कहते हैं, यहां उसकी बात नहीं हुई है। दूसरा है मोर्फीम, शब्दों का भाग। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। इसको कैसे शब्दों का भाग, अब ये कहते हैं, देखो इससे पहले ना फोनीम, प्रेगमेटिक्स और फोनीम के बारे में भी बताती हूँ ताकि आप ऊपर से रिलेट कर पाओ। प्रेगमेटिक्स, व्यवहारिक, अब कोई वर्ड है,
सिमरन, माई नेम इज सिमरन, तो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे यूज करूंगी? जहां मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है मैं वही यूज करूंगी। तो ये जो लाइन है माई नेम इज सिमरन, मैं इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कैसे यूज कर रही हूँ अपनी लैंग्वेज में, उसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिस, व्यवहारिक। ठीक है जी, पता चल गया। फोनीम हिंदी में स्वनीम कहते हैं। अब मैंने कहा कैट, कैट, CAT, तीन अलग अलग वर्ड्स की आवाज आ रही है ना, तो ये सी का, ए का, टी का, इन तीनों का जो साउंड है, इंडिविजुअल साउंड, इसको हम कहते हैं फोनीम्स, हिंदी में स्वनीम। ठीक है, कैट का क कह सकते हो, ए, ट, ये CAT, इन तीनों वर्ड्स की जो अलग अलग साउंड आ रही है उसको हम फोनीम कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी वर्ड का सबसे छोटा साउंड क्या कहलाता है, जहां साउंड की बात हो जाएगी तो आप वहां कह दोगे फोनीम। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटे वर्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, अब आपसे कोई ये पूछ ले कि ये जो कैट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, अगर इसका मीनिंग क्या है बिल्ली, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? फोनीम के अंदर। सॉरी, ये किसके अंदर आ जाएगा? मॉर्फीम के अंदर, शब्द का भाग। सिंपल सी बात याद रखनी है। सिंटेक्स यानी कि सेंटेंस, प्रेगमेटिक्स व्यवहारिक यानी कि उसको कैसे नेचुरल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे हैं। कौन बचा? अब बच गया फोनीम, फोनीम और मोर्फीम। ठीक है, मोर्फीम। जहां क्वेश्चन में साउंड दिख जाए फोनीम होगा, जहां क्वेश्चन में मीनिंग दिख जाए, ठीक है, मोर्फीम का भी एम या मीनिंग, एम स्मॉलेस्ट, यहाँ पे मीनिंग पूछा है तो मोर्फीम आएगा, साउंड पूछा है तो फोनीम आएगा। सिंपल सी बात, फिर से बता रही हूं, साउंड पूछा है तो फोनीम, हिंदी में जिसको स्वनीम कहते हैं। अगर क्या पूछा है? मीनिंग, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, सबसे छोटा यूनिट, मीनिंग का सबसे छोटा यूनिट। अब माई नेम इज सिमरन में माई नेम इज सिमरन, चार हो गए ना, चार वर्ड्स। अब ये माई किसके अंदर आ गया? मेरा, मेरा एक वर्ड का सबसे छोटा यूनिट ऑफ मीनिंग हमारा मोर्फीम कहलाएगा, शब्दों का भाग। बी आंसर है बिल्कुल सही, याद रख लेना, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चा आत्म केंद्रित दिखता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द चाइल्ड लुक सेल्फ सेंटर्ड? आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको एक थ्योरी की क्लास करवाऊंगी जिसमें पियाजे की थ्योरी करवाऊंगी, पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके अंदर उन्होंने बच्चों की डेवलपमेंट को जैसे जैसे स्टेजेस में बांटा है, हर स्टेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये एक जनरल क्वेश्चन है तो आपको यहीं पर ऐसे ही बता रहे हैं। कौन सी ऐसी स्टेज होता है जिसमें बच्चा मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ये करना है वो करना है। इन्फेंसी, शैशवावस्था, छोटा सा बच्चा, अभी तो उसको दुनियादारी की नॉलेज भी नहीं होती, तो इसमें अहम केंद्रित नहीं होता। ठीक है, सारे काम आप उसको उसके करके देते हो, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैंने कह दिया है कि ये पेन है तो ये पेन है, ब्लैक कलर का है। अब वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझेगा ही नहीं कि ये नॉर्मल पेन है या पेन टैब के लिए पेन है, जिससे हम कंप्यूटर में ऐसे PDF पे लिख पा रहे हैं। उसको लगता है मैं जो कह रहा हूं वही सही है। ये वाली स्टेज हमारी आती है शुरुआती बचपन में, अर्ली चाइल्डहुड में। इन्फेंसी खत्म करके जब बच्चा चाइल्डहुड की तरफ जाता है तो उसकी जो स्टार्टिंग तौर पे चाइल्डहुड होती है ना, हर बात पे बच्चा मम्मी से क्वेश्चन पूछता है, मम्मी ये ऐसे क्यों है, इसको ऐसे क्यों नहीं करते, उसको ऐसे क्यों नहीं करते। उस स्टेज पे बच्चा बहुत सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्म केंद्रित होता है, मैंने जो कह दिया बस वही सही है, बाकी सब तो गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा बी, याद रखना है आपको। किशोरावस्था, एडोलेसेंस नहीं, यहाँ वाले बच्चा तो इतना परेशान चल रहा होता है अपने उस, क्योंकि जब एडोलेसेंस में होता है ना, शैशवावस्था में, उसका हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज्यादा हो रहा होता है कि वो अपने इमोशंस पे नहीं कंट्रोल कर पाता, उसका इतना स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का भी पीरियड कहा जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम वाले पीरियड को क्या कहते हैं, तो वो एडोलेसेंस है। तो एडोलेसेंस वाले पीरियड को हम कहते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम वाला पीरियड। ठीक है, वयस्कता, अडल्टहुड, यहाँ तो बड़ा हो गया, बस पैसे कमाने की ओर में लग जाता है। ठीक है, तो शुरुआती बचपन, अर्ली चाइल्डहुड, ये हमारा कहलाता है जिसमें बच्चा हमारा सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित होता है। क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट 4-4 सिखाती हूं मैं तुम्हें। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अव्यवस्थित घर से एक बच्चा डैश के साथ अत्यंत जटिलता का अनुभव करेगा. A child from a disorganized home will experience the utmost complexity with एक अव्यवस्थित डिसऑर्गेनाइज्ड होम, यानी कि उसके घर में मम्मी पापा की लड़ाई होती रहती है, पापा मम्मी को मार देते हैं, या कोई और दिक्कत चल रही है, पैसों की तंगी चल रही है, मतलब घर से थोड़ा सा परेशान है. ठीक है, तो अब वो आपकी क्लास में आया है, तो किन चीजों में उसे सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी? पहला ऑप्शन कह रहे हैं अच्छी तरह से संरचित पाठ, वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन. नहीं भाई, आप तो अपने लेसन को बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड अच्छे तरीके से लेके आए हो, इसमें तो कोई बच्चे को दिक्कत आएगी नहीं. हमसे क्या पूछा है, किसमें दिक्कत आएगी? दूसरा कह रहे हैं स्वतंत्र अध्ययन, इंडिपेंडेंट स्टडी. हाँ, इसमें दिक्कत आएगी. अगर आपने कोई कह दिया कि ये आपको बच्चे टॉपिक खुद समझ कर आना है, तो घर में तो हालात सही नहीं है, घर की सिचुएशन सही नहीं है, तो घर में किसी की हेल्प नहीं ले पाएगा, और खुद वो अभी इतना बड़ा हुआ नहीं है कि समझ पाए, तो इंडिपेंडेंट स्टडी में उसको प्रॉब्लम आएगी. तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. थर्ड ऑप्शन फिर भी सुन लो, योजनाबद्ध निर्देश, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. इसमें क्या दिक्कत आएगी? मैंने कहा टर्न लेफ्ट, तो टर्न लेफ्ट हो जाएगा. अगर मैंने कहा टर्न लेफ्ट, तो ऐसे लेफ्ट हो जाएगा. मैंने कहा टर्न राइट, तो ऐसे राइट हो जाएगा. तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है ना, जो सिखा रहे हैं वो कर लेगा, इसमें क्यों दिक्कत आएगी? फोर्थ, कार्य पुस्तिका, वर्कबुक्स के साथ क्या प्रॉब्लम आएगी? वो तो हम खुद ही पढ़ा रहे हैं ना. इंडिपेंडेंट स्टडी में उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो घर से मदद नहीं ले पाएगा. ठीक है जी, आज हमारे 15 क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सोचा ये 15 क्वेश्चन आए थे सीडीपी के चंडीगढ़ वाले पेपर में, तो एक ही क्लास में कवर करते हैं, इसलिए थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई है. शोध से पता चलता है कि विविध कक्षा में अपने बच्चों से शिक्षक की अपेक्षाओं का उनसे सीखने. Research suggests that in a diverse classroom, the teacher's expectation from her student dash their learning. ये बात आपको बहुत ज्यादा पता होना चाहिए. अगर आप बच्चों से ज्यादा उम्मीद रखोगे, आप बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे, तो वो बच्चे पूरी कोशिश करेंगे आपकी उम्मीद पे खड़े होने की. अगर मैंने किसी बच्चे को कह दिया, अरे शाबाश आप तो मेरे टॉपर बच्चे हो, मुझे पता है तुम 80+ मार्क्स लेकर आओगे, जैसे तुम्हें पता है मैं तुम्हें पढ़ा रही होती हूँ, तो मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ? मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, मुझे पता है जब मैं बच्चों से उम्मीद रखूंगी ना, तभी बच्चों के अंदर जज्बा आएगा, मोटिवेशन आएगी, और वो उस उम्मीद पर कायम करने की कोशिश करेंगे. इन द सेम वे छोटे बच्चों के साथ भी अगर आपने पहले कह दिया तू तो नालायक बच्चा है, तो पास भी नहीं होगा, कहेगा मैं तो हूं ही नालायक, टीचर ने कह दिया नालायक, अब मैं पढ़ के क्या उखाड़ लूंगा, है ना. लेकिन आपने कहा क्या कि आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, थोड़ी सी मेहनत और करोगे ना, देखना क्लास के सारे टॉपर्स आपसे पीछे रह जाएंगे, आप टॉपर बन जाओगे, बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगी. तो आपका जो मोटिवेशन है वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है बच्चों पर. सीधा ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन पर दिख रहा है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है हमारा एज अ टीचर, जो बच्चे की एक्सपेक्टेशंस हमारी बच्चे से होती है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन. बिल्कुल सही ऑप्शन ये हो गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है. सोल डिटर्मिनेंट सिर्फ एक वही निर्धारण करता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन कैसी है. नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन के साथ साथ बच्चे के अंदर वो जील होनी चाहिए, वो चाहत होनी चाहिए पढ़ने की, तभी तो पढ़ेगा ना. तो ये गलत हो गया, सिर्फ वो नहीं होनी चाहिए, के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए. अरे एक्सपेक्टेशंस को हमने बच्चे के साथ जोड़ा ही नहीं, तो वो कैसे उस पर काम करेगा? ये भी नहीं होगा. पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव तो पड़ता है, तो ये भी गलत हो गया. बी ऑप्शन बिल्कुल ज्यादा करेक्ट है, बिल्कुल सही करेक्ट है, कि मैं अपने बच्चे से जैसी एक्सपेक्टेशंस रखूंगी उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा उसकी लर्निंग पर. चौथा क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डैश सोच के लिए शब्द का भाषा आवश्यक नहीं है. बहुत ही आसान क्वेश्चन. लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर डैश थिंकिंग. अब मेरे को लैंग्वेज ऑफ थिंकिंग, अगर मैं चली गई ऐसी जगह पर जहां पर फ्रेंच बोली जाती है, लेकिन मुझे फ्रेंच आती नहीं, तो मेरी किस थिंकिंग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? कल्पनात्मक, इमेजिनेटिव. हाँ, इमेजिनेशन करने में क्या जाता है, मैं किसी ऐसी कंट्री में चली गई जहां पे फ्रेंच बोली जाती है, फ्रेंच मुझे बोलनी आती नहीं, तो मैं वहां के लोगों से बात तो कर नहीं सकती, लेकिन वहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के ये अपने मन में तो सोच सकती हूँ, काश मेरी यहाँ पर भी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती, मैं ये रील बनाती, वो रील बनाती. ये तो मेरे मन की इमेजिनेशन है ना, किसी और ने थोड़ी समझनी है, मैंने समझनी है, तो वो तो चीजों को मैं देख के कर सकती हूँ. तो बिल्कुल सही है ये. इमेजिनेशन वाली थिंकिंग में, कल्पनात्मक वाली थिंकिंग में हमें लैंग्वेज ऑफ वर्ड, वहां की क्या लैंग्वेज है वो आना जरूरी नहीं है. कॉन्सेप्चुअल में भी आना जरूरी है, कॉन्सेप्ट्स तभी समझ पाओगे, एसोसिएट कर पाओगे. ठीक है, परसेप्चुअल सब एक्स्ट्रा आपको कंफ्यूज देने के लिए. पहला क्वेश्चन
पहला ऑप्शन देखा, बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है सिचुएशन पे, टिक करके आगे बढ़ जाना है। इमेजिनेशन करने में तो क्या ही हमें लैंग्वेज आए, जैसा मर्जी ठीक लगे वैसा कर सकते हो। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र कमजोर हैं तो आपको यह करना चाहिए। इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड, आपको क्या करना चाहिए? आपको बुद्धिमान छात्र की परवाह नहीं करनी चाहिए, नॉट केयर अबाउट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अच्छा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट को हम इग्नोर कर दे ना, भाई हम तो अच्छे टीचर हैं, हम तो ऐसे काम नहीं करते। सेकंड, अपनी शिक्षण की गति को तेज रखें ताकि छात्रों को समझ का स्तर बढ़ा सके। ठीक है, पहले कह दिया आपकी क्लास में आधे से ज्यादा बच्चे कमजोर हैं, और फिर कह रहे हैं अपनी टीचिंग की स्पीड को इतनी फास्ट रखो ताकि वो बच्चे आपके पीछे पीछे भाग के सोचे मैडम तेज तेज पढ़ा रही है, मैं भी तेज तेज पढ़ लूं। चाइल्ड सेंटर्ड क्लास है हमारी, बच्चे के हिसाब से हमें चलना है, ना कि खुद के हिसाब से। गलत। अपने शिक्षण को धीमा रखे, कीप योर टीचिंग स्लो। अब ये भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही धीरे धीरे पढ़ाने लग जाऊं, कोई टीचिंग का नजरिया होता है, रख सकते हैं स्लो, लेकिन हम एक बेटर ऑप्शन को सर्च करेंगे। कीप योर टीचिंग स्लो अलोंग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट प्यूपल्स। क्या कह रहे हैं? अपने शिक्षण को धीमा रखो, धीरे धीरे पढ़ाओ, लेकिन जो वहां पर इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको साथ साथ एडिशनल हेल्प गाइडेंस देते रहो ताकि वो थोड़े हायर लेवल वाली एक्टिविटीज कर सके। एक क्लास में मैक्सिमम बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, कमजोर हैं, तो हम धीरे धीरे क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं हम उनको साथ के साथ कोई और हायर लेवल की एक्टिविटी देते रहेंगे ताकि वो भी अपने मेंटल डेवलपमेंट के हिसाब से सारी चीजें करते रहे, और जो स्लो लर्नर है वो धीरे धीरे तो सीख ही रहे हैं क्योंकि हम धीरे धीरे एक्टिविटी कर रहे हैं। इसको कहते हैं एक इंक्लूसिव क्लास, जिसमें हम सब बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, कीप योर टीचिंग स्लो सही था, लेकिन नीचे वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है, इसलिए हमने डी को टिक कर लिया। इसके साथ हमारे ये नीचे मैंने आंसर्स लगा दिए हैं। ये था हमारा चंडीगढ़ में जो एनटीटी का पेपर हुआ था 2019 में, उसके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन, सीडीपी वाले पार्ट के 15 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है जी, वो मैंने बता दिए। इस बार वाला तो जो पेपर होने वाला है उसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, हर बार पैटर्न चेंज होता है, तो उसमें 30 क्वेश्चंस लिखा हुआ है। तो अच्छे से पढ़ाई करो। सीडीपी की फ्री क्लासेस चल रही हैं, कोई पेड बैच नहीं चला रहे अब हम इस वक्त, कि सीडीपी की जो क्लासेस है फ्री क्लासेस चल रही हैं। ठीक है जी, और फ्री क्लासेस में कुछ कुछ मैं कोशिश करूंगी, जहां जहां इंपॉर्टेंट थ्योरी की जरूरत होती है मैं क्लास में ही कवर करा देती हूँ, कोई ज्यादा थ्योरी की क्लास की जरूरत होगी तो थ्योरी क्लास में इन्हीं सीरीज के साथ स्टार्ट कर दूंगी, और एमसीक्यूज तो चल ही रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करके नीचे कमेंट कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए ये ज्यादा क्लासेस लाती रहूं। इसके साथ साथ नया साल आ चुका है, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये 2024 आपके घर में ढेर सारी खुशियां लाए, आपको अच्छी हेल्थ मिले, खूब तरक्की करो और आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।